नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 1.1 कालिदास के बारे में पढ़ेंगे, जिसे नागार्जुन जी ने बड़े ही सरल शब्दों में उनके द्वारा उनकी बात को बताने का प्रयास किया है। तो इसको पढ़ने से पहले आइए हम थोड़ा नागार्जुन जी के बारे में समझते हैं। मैं आपको एक पीपीटी शेयर करती हूँ, उसके बाद आप इसको समझ पाएंगे। तो ये है हमारे नागार्जुन द्वारा रचित कविता कालिदास। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा नागार्जुन जी के बारे में बता देती हूँ, तो इससे आपको नागार्जुन जी की रचना के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि नागार्जुन जी किस तरह से कविता लिखते थे और उनकी कविता इस तरह लिखने के पीछे क्या मकसद हुआ करते थे। बाबा नागार्जुन के जन्म के संदर्भ में विभिन्न बहुत सारी मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 11 जून 1911 में जेठ महीने में अपने ननिहाल सतलखा गांव में मधुबनी में हुआ था। बचपन में ही 4 पुत्रों की अकाल मृत्यु के कारण जो है इनका नाम, जब ये पैदा हुए तो इनका नाम वैद्यनाथ रख दिया गया। जो आगे चल के इन्होंने अपना नाम बदल के यात्री भी किया, उपनाम रखा यात्री, और फिर बाद में नागार्जुन के नाम से भी जो है उन्होंने कभी हिंदी में कहानी, कविता, उपन्यास लिखने लगे। तो नागार्जुन जी मधुबनी जो बिहार का ऐसी जगह है जहाँ पे वो पैदा हुए थे, तो वहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी कहावतें जो आसपास घटित होती थी, उसको वो अपने शब्दों में बहुत अच्छे से बयां करते थे। तो कालिदास की भी ऐसी ही एक कहानी थी, जिसको नागार्जुन ने बड़े ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। कविता क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है, कविता आपको क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में नागार्जुन जी कहते हैं कि नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों में से एक माने जाते हैं, मतलब बहुत मुख्य थे। बाबा नागार्जुन को भावबोध और कविता के मिजाज के स्तर पर बड़े सबसे अधिक निराला और कबीर के साथ जोड़कर देखा जाता था। जिस तरह से ज्ञानी कबीरदास और निराला जी को माना जाता है, वैसे ही नागार्जुन को भी माना जाता था। नागार्जुन के काव्य में अब तक की पूरी भारतीय काव्य परंपरा को जीवित रूप में देखा जा सकता है। उनका काव्य अपने समय और परिवेश की समस्याओं, चिंताओं एवं संघर्षों से प्रत्यक्ष जुड़ा अथवा लोक संस्कृति एवं लोक हृदय की गहरी पहचान से निर्मित है। उनका यात्रीपन भारतीय मानस एवं विषय वस्तु को समग्र और सच्चे रूप में समझने का एक साधन है। शैलेंद्र चौहान के अनुसार कहते हैं, नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम कवि हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने उन्हें जन कवि कहते हुए उनकी जनता के प्रति जवाबदेही को भी स्पष्ट किया है। तो कबीर नागार्जुन की कविता में विद्वानों के लिए भी है और किसानों के लिए भी है। गहन संवेदना को भी व्यक्त करती है। उनकी कविताएं मानव प्रेम और प्रकृति के मनोरथ चित्र को भी प्रस्तुत करती है। जो कालिदास शीर्षक से प्रकाशित उनकी कविता में उन्होंने कविताओं की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। नागार्जुन का मानना है कि जब भी कोई कवि काव्य सृजन करता है, तो उसके कथानक और पात्र उसके अपने जीवन को गहरे तक प्रभावित करते हैं। उन पात्रों का सुख और दुख कवि का अपना सुख दुख बन जाता है। कवि पात्रों की पीड़ा के माध्यम से अपनी पीड़ा का भी चित्रण करते हैं। आचार्य चामचंद शुक्ल ने इसी स्थिति को तो साधारण कर कहा है। कालिदास कविता का सार आपको मैं अब समझाती हूँ कि ये क्या सार है कविता का, तो आपको कालिदास के बारे में जानकारी और
बढ़ जाएगी। इस कविता में नागार्जुन संस्कृत के महाकवि कालिदास के माध्यम से कविता की रचना प्रक्रिया की बात करते हैं। कालिदास अपने महाकाव्यों में जिन पात्रों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव किया है, कालिदास के जिन महाकाव्यों का उदाहरण नागार्जुन ने किया है, वे इस प्रकार हैं। कालिदास ने 3 किताब लिखी थी, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। तो इन तीनों में जो पीड़ा, जो दर्द, जो वो संवेदना व्यक्त किए हैं, उसी को नागार्जुन ने बड़े सरल शब्दों में कालिदास से पूछा है। वो किस तरह से पूछते हैं? कहते हैं कालिदास कविता का प्रथम जो अनुच्छेद है वह रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। इस महाकाव्य में कालिदास ने महाराज अज की पत्नी के निधन पर प्रकट विलाप को मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं कि कालिदास, सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु से शोक से अज रोया या तुम रोए थे? तो जो कालिदास ने रघुवंश में इंदुमती की मृत्यु हो जाती है, उस पे जो शोक भरी बातें उन्होंने लिखी है, उसी को बड़े आसान से शब्दों में कालिदास जी कहते हैं कि नागार्जुन जी कहते हैं कि हे कालिदास, आप ये बताओ कि जब इंदुमती की मृत्यु हुई थी तब आप रो रहे थे या आज रो रहे थे? तो इस तरह से वो पूछते हैं। कहने का भाव यह है कि रघुकुल के महाराज अज का अपनी पत्नी के मृत्यु शोक में जिस तरह से विलाप का चित्रण आपने किया है, वास्तव में वह अज का विलाप था या फिर उसके दुख तुमने ही अपने भीतर धारण कर लिए थे? तुम्हारा यह विरह वर्णन देखकर तो यही महसूस होता है मानो महाराज अज के आंसू न होकर तुमने ही उसकी जगह आंसू बहाए हैं। तो बड़े सरल शब्दों में उन्होंने यह बात बताने की, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। आगे कुमार संभव का प्रसंग है, जिसमें नागार्जुन ने इस कविता के दूसरे अनुच्छेद में कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव का प्रसंग उद्भव किया है। प्रसंग है कि असुरों के वध हेतु शिव जी के पुत्र की आवश्यकता थी। सती के दाह के पश्चात शिव बैरागी होकर समाधि में लीन थे। अतः सभी देवताओं ने शिव की समाधि तोड़ने और उनमें काम भावना जगाने हेतु प्रेम के देवता कामदेव को शिव के पास भेजा। कामदेव ने शिव की तपस्या तो भंग कर डाली, परंतु स्वयं उसके क्रोध के पात्र बन गए। शिव की तीसरी आंख से निकली ज्वाला में, तो जो तीसरी आंख की ज्वाला निकली थी, अर्थात जिस तरह घी लगी सूखी समाधि हवन की ज्वाला में जलती है, उसी के समान कामदेव जलकर भस्म हो गया था। नागार्जुन कालिदास से प्रश्न करते हैं कि कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी जो रति थी, करुण कंदन सुनकर क्या तुमने भी आंसुओं से अपनी आंखें नहीं धोई थी? मतलब जिस दर्द से तुमने वो विरह लिखी है कामदेव और रति का, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि कालिदास तुम खुद ही रो रहे थे। तो दोहे है, रति का कंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास, सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे? तो वही वो कहते हैं कि कालिदास, रति के दुख का जो वर्णन तुमने काव्य में किया है, उसे पढ़कर तो यही कहा जा सकता है कि रति की पीड़ा को तुमने हृदय की गहराइयों तक अनुभव किया था। तभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आंसू रति के न होकर तुम्हारे ही तो थे। तो बड़ी सुंदर से अपनी सरल शब्दों से नागार्जुन जी कालिदास से प्रश्न करते हैं। आगे मेघदूत का प्रसंग है, जिसमें कालिदास कविता का तीसरा अनुच्छेद मेघदूत महाकाव्य के प्रसंग से पर आधारित है। मेघदूत कालिदास का यह विरह काव्य है। इस परिच्छेद में यह कथा है कि एक यक्ष अपनी प्रियतमा को बहुत चाहता था। वह प्रियतमा के प्रेम में इतना डूब जाता है कि अपने स्वामी धन के देवता कुबेर को की सेवा में गलती कर बैठता है। कुबेर क्रोधित होकर यक्ष को 1 वर्ष पृथ्वी पर रहने की अभिशाप देते हैं। यक्ष पृथ्वी पर आता है, परंतु वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही और आकाश में काली घटाओं में के घुमड़ते ही यक्ष का मन प्रियतमा के विरह में व्याकुल हो उठता है। यह चित्रकूट पर्वत से बादलों को अपना दूत बनाकर प्रियतमा तक अपना संदेश पहुंचाता है। नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं कि
उस करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच पतलाना पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धमल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक रोए थे। रोया यक्ष कि तुम रोए थे। तो वो कहते हैं यक्ष रो रहा था या तुम रो रहे थे। कहने का भाव यह है कि यक्ष की तरह विरह पीड़ा को कालिदास ने भोगा, तभी तो विरह का काव्य वो लिख पाए। अगर आपने दुख को भोगा होगा, समझा होगा, तभी तो आप किसी के दुख को समझ पाओगे। तो यही बात नागार्जुन जी कालिदास को कहते हैं। इस प्रकार नागार्जुन जी इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कोई भी कवि जब तक दूसरे के भावों को अपने में धारण नहीं कर लेता, तब तक वह किसी दूसरे की व्यथा और पीड़ा के विषय में नहीं लिख पाता है। नागार्जुन की इस कविता सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियों की सार्थक सिद्ध करती है। कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अंजन। तो वो बताते हैं कि अगर आप में वो सभी भावनाएं अगर किसी कविता में लिखना है, तो आपको पहले उस तक पहुंचना होगा। सो आपको यह कविता कैसी लगी, आप लोग जरूर बताइएगा। और इस कविता के द्वारा आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मन में उठ रहे होंगे, कालिदास कौन है, नागार्जुन जी की कविता का नाम क्या है। तो इस तरह से जो आपके मन में प्रश्न उठते हैं, वही प्रश्न एक्चुअल में प्रश्न होते हैं। तो आप इसको पढ़िए और अपने डाउट को, अपने जो मन में आपके जो आशंकाएं हैं, उसको खत्म करिए। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।